नमस्कार। आज बात करेंगे भारत की जीडीपी ग्रोथ पर। एक आंकड़ा आया है 7.8%। ये है वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही, मतलब अप्रैल से जून के लिए। और ये नंबर सच कहूं तो चौंकाने वाला है। ज्यादातर जानकारों की जो उम्मीदें थीं उनसे तो काफी ज्यादा है। आप सोचिए, आरबीआई कह रहा था 6.5% के आसपास रहेगी ग्रोथ। स्टेट बैंक की रिपोर्ट वो भी 6.9% बता रही थी, और बाकी एक्सपर्ट्स भी मतलब 6.7% के आसपास ही मान रहे थे। तो फिर ये 7.8% का आंकड़ा जो पिछले 5 तिमाहियों में सबसे तेज है, ये आया कहां से? क्या ये सच में अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखा रहा है, या फिर ये सिर्फ आंकड़ों का कोई खेल है? आज इसी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रोथ के पीछे कौन से इंजन चल रहे हैं और कौन से सुस्त पड़े हैं। सरकार जो दावे कर रही है और जो जमीनी हकीकत है, खासकर कंपनियों के नतीजों में, क्या वो एक ही कहानी बता रहे हैं? और इन सब के बीच अमेरिका से जो टैरिफ का खतरा है, उसका क्या मतलब है? हमारे पास सरकारी आंकड़े हैं, एक्सपर्ट विश्लेषण है, कॉर्पोरेट नतीजे हैं, और हाँ, जियोपॉलिटिक्स पर भी कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स हैं। तो चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं ऑफिशियल आंकड़ों से। एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ये जारी किए हैं। इनके हिसाब से अप्रैल से जून 2025 में भारत की रियल जीडीपी मतलब वास्तविक जीडीपी 7.5% बढ़ी है। रियल जीडीपी मतलब जिसमें महंगाई का असर हटा दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये 2011-12 के बेस प्राइस पर है और वैल्यू में देखें तो करीब 47.89 लाख करोड़ रुपए। पिछले साल इसी टाइम 6.5% थी ग्रोथ। तो ये उछाल तो है, साफ दिख रहा है। और एक वो दूसरा आंकड़ा भी होता है, नॉमिनल जीडीपी। हाँ, नॉमिनल जीडीपी जो मौजूदा बाजार कीमतों पर होती है, वो 8.8% बढ़कर 86.05 लाख करोड़ हो गई है। अब यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या चीज? रियल जीडीपी जो 7.5% है और नॉमिनल जीडीपी जो 8.8% है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, अंतर, हाँ। वो सिर्फ 1% का रह गया है। सिर्फ 1%। अच्छा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये अंतर करीब 12% का था। ये जो गैप होता है, इसे हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। ये बेसिकली अर्थव्यवस्था में महंगाई का लेवल दिखाता है। ओह, तो मतलब इस तिमाही में महंगाई बहुत ही कम रही। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। आम आदमी के लिए तो राहत है। हाँ, ऊपरी तौर पर तो बिल्कुल अच्छी बात है। कम महंगाई अच्छी है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जब ये डिफ्लेटर इतना कम हो जाता है तो ये एक पहेली भी खड़ी करता है और कुछ चिंताएं भी। चिंताएं? कैसी चिंताएं? देखिए, इसे डिफ्लेटर इफेक्ट कहते हैं। जब ये इतना कम होता है तो ये इस बात पर पर्दा डाल सकता है कि असल में कंपनियों की कमाई कितनी बढ़ रही है या लोगों की सैलरी मजदूरी कितनी बढ़ रही है। मतलब ये ग्रोथ असल में वॉल्यूम बढ़ने से आ रही है या कीमती बढ़ने से, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 7.8% की जो चमक है, उसके पीछे ये एक अहम बारीकी है जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब आंकड़ा जितना सीधा दिख रहा है, कहानी उतनी सीधी है नहीं। खैर, अब ये देखते हैं कि ये 7.5% की ग्रोथ आई कहां से। मतलब सप्लाई साइड, अलग अलग सेक्टरों ने क्या किया। हाँ, तो अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए को देखें, उसकी टोटल ग्रोथ 7.6% रही है। इसमें सबसे बड़ा हीरो जैसा एक्सपेक्टेड था सर्विस सेक्टर ही है। सर्विस सेक्टर 9.3% बढ़ा है। पिछले साल ये सिर्फ 5.4% था, तो ये बहुत तेज ग्रोथ है। सर्विस सेक्टर में भी कौन से हिस्से ज्यादा चले? इसमें 2 हिस्से खास तौर पर चमके हैं। एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज वाला ग्रुप, ये 9.5% बढ़ा, और दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और दूसरी सरकारी सेवाएं, ये 9.8% बढ़ा है। ओह, मतलब सरकारी सर्विसेज और फाइनेंशियल सेक्टर ये इंजन खींच रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो वो 7.7% बढ़ा। ये पिछले साल जैसा ही है, मतलब कोई खास तेजी नहीं आई इसमें। कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7.6% बढ़ा है, ये पिछले साल से थोड़ा सा बेहतर है। और हाँ, एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र ने भी अच्छा किया है, 3.7% की ग्रोथ। पिछले साल ये सिर्फ 1.5% थी। तो शायद अच्छे मॉनसून का कुछ असर दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, उसका शुरुआती असर हो सकता है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही था? कोई सेक्टर पीछे भी रहा? हाँ, कुछ चिंता की बात भी है। माइनिंग सेक्टर यानी खनन, वो 3.1% सिकुड़ गया। ये चिंता की बात है क्योंकि इसमें रोजगार भी होता है, और बिजली, पानी, गैस जैसी जो जरूरी यूटिलिटी सर्विसेज हैं, उनकी ग्रोथ लगभग रुकी हुई सी रही, सिर्फ 0.5%। तो तस्वीर मिली जुली है, सर्विस और कृषि आगे, लेकिन माइनिंग और यूटिलिटीज पीछे। ठीक है, तो ये तो ही सप्लाई साइड की कहानी। अब आते हैं डिमांड साइड पर। मतलब ये जो सामान बन रहा है या सेवाएं दी जा रही हैं, इन्हें खरीद कौन रहा है? जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है C+I+G+NX, उसमें क्या चल रहा है? देखिए, डिमांड साइड पर तस्वीर काफी हद तक साफ है कि इस तिमाही का असली हीरो कौन है। कौन? सरकारी खर्च, गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी जी। इसमें रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। रियल टर्म्स में देखें तो 7.4% और नॉमिनल टर्म्स में मतलब मौजूदा कीमतों पर 9.7% की ग्रोथ। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कैपेक्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे खर्च। हाँ बिल्कुल, बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च, ये 52% बढ़ा है। 52%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ सरकारी पैसा ही इकोनॉमी को चलाएगा? क्या ये तरीका टिकाऊ है, लंबे समय तक चल सकता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार का तर्क ये है कि उसका खर्च, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है, वो इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करता है।
SBI की एक रिपोर्ट भी कहती है कि सरकारी कैपेक्स का मल्टीप्लायर करीब 1.17 है। मतलब सरकार अगर ₹1 खर्च करती है तो इकोनॉमी में 1.17 की एक्टिविटी पैदा होती है। ये सप्लाई साइड को मजबूत करता है, भविष्य की ग्रोथ के लिए एक तरह से नींव रखता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए प्राइवेट सेक्टर का साथ देना बहुत जरूरी है। तो प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल है? पहले बात करते हैं प्राइवेट कंजम्पशन की, आम लोगों का खर्च। यहाँ पर आंकड़े थोड़े मिले जुले हैं और सच कहूँ तो थोड़े चिंताजनक भी है। एक सोर्स कहता है कि कंजम्पशन करीब 7% बढ़ा है, लेकिन दूसरा विश्लेषण ये बताता है कि ये पिछले साल इसी तिमाही में जो 8.3% की ग्रोथ थी उससे कम है। ओह, मतलब लोगों के खर्च करने की रफ्तार असल में धीमी हुई है। हाँ, ऐसा लगता है। शहरी इलाकों में मांग सुस्त बनी हुई है, हालांकि हाँ, ग्रामीण मांग में मॉनसून की वजह से कुछ सुधार के संकेत जरूर दिख रहे हैं। तो यहीं पर पहेली और उलझती है, सरकार पैसा डाल रही है पर आम लोग शायद उतना खर्च नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, खासकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कंपनियों का निवेश। हाँ, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जिसे हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या GFCF कहते हैं, वो करीब 7.5% बढ़ा है। ये सुनने में ठीक लगता है, लेकिन इसमें भी ऐसा लगता है कि बड़ा हिस्सा सरकारी निवेश का ही है। प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट वो अभी भी कमजोर है। कंपनियां नया निवेश करने से हिचकिचा रही हैं। हिचकिचा क्यों रही है? क्या वजह लगती है आपको? देखिए, कई वजह हो सकते हैं। एक तो बड़ी वजह है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब कंपनियों की जो मौजूदा फैक्ट्रियां या मशीनें हैं वो अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं या नहीं। RBI का सर्वे बताता है कि ये अभी भी सिर्फ 74-75% के आसपास ही है। हाँ, अच्छा। सोचिए, अगर आपकी फैक्ट्री आधी खाली चल रही है तो आप नई फैक्ट्री क्यों लगाएंगे? कंपनियां आमतौर पर तब तक बड़ा नया निवेश नहीं करती जब तक उनकी मौजूदा क्षमता 80-85% तक इस्तेमाल ना होने लगे। इसके अलावा घरेलू मांग में जो सुस्ती है और दुनिया भर में जो अनिश्चितता का माहौल है वो भी उन्हें रोक रहा है। एक सर्वे तो ये भी कह रहा है कि कंपनियां अगले साल के लिए कम निवेश की प्लानिंग कर रही हैं। मतलब कंपनियां अभी वेट एंड वॉच मोड में है। हाँ। अच्छा, और चौथा हिस्सा नेट एक्सपोर्ट्स NX का क्या हाल है, खासकर अमेरिका के टैरिफ की जो बातें चल रही हैं उसके बीच? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस तिमाही में एक्सपोर्ट्स एकदम से गिरे नहीं हैं, जबकि डर तो यही था। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि ये फ्रंट लोडेड एक्सपोर्ट हो सकता है। फ्रंट लोडेड मतलब ये कि कंपनियों ने सोचा होगा कि आगे टैरिफ लगने वाला है तो जितना माल अभी भेज सकते हो फटाफट भेज दो। अगर ऐसा हुआ है तो ये एक्सपोर्ट ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होगी और अगली तिमाही Q2 में गिरावट दिख सकती है। तो डिमांड साइड पर कहानी एकदम साफ है, सरकारी खर्च हीरो है, बाकी सब खासकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या तो साइड रोल में है या फिर कमजोर दिख रहे हैं। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो शायद हमारे सुनने वाले भी सोच रहे होंगे। ये 7.8% का आंकड़ा है तो बहुत शानदार, पर क्या ये जमीनी हकीकत से मेल खाता है? क्या ये पूरी कहानी बता रहा है? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो, जैसा आपने भी कहा, मेल नहीं खा रही। बिल्कुल, और यहीं पर इस ग्रोथ की क्वालिटी पर सवाल उठता है। सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है GDP के इन बेहतरीन आंकड़ों और कॉर्पोरेट सेक्टर के नतीजों के बीच। इसी अप्रैल-जून तिमाही में जब देश की GDP 7.8% बढ़ी, तब लिस्टेड कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ कई तिमाहियों में सबसे कम रही, सिर्फ 4 से 7% के बीच। क्या बात कर रही हैं? ये तो जमीन आसमान का अंतर है। GDP 7.8% और कंपनियों की कमाई सिर्फ 4-7%। ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और अगर हम इसमें से बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों को हटा दें तो करीब 3,500 दूसरी लिस्टेड कंपनियों का रेवेन्यू तो सिर्फ 3.4% बढ़ा। उनका मुनाफा EBITDA थोड़ा बेहतर 8.5% बढ़ा, शायद क्योंकि कमोडिटी की कीमतें गिरी थीं, लेकिन फिर भी ये GDP ग्रोथ से तो बहुत कम है। कई एक्सपोर्ट वाले सेक्टर जैसे IT, कंज्यूमर गुड्स, इनमें तो नेगेटिव ट्रेंड था। यहाँ तक कि कॉर्पोरेट GVA यानी कंपनियों का जो वैल्यू एडिशन है वो भी पिछले साल के 10.9% से घटकर 6.9% रह गया। तो अगर बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनियां ही अच्छा नहीं कर रही थी, उनका वैल्यूएडिशन कम हो रहा था, तो फिर पूरे देश का कुल GVA 7.6% और GDP 7.8% कैसे बढ़ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आंकड़े से कुछ चुनिंदा सेक्टर्स की कहानी बता रहे हैं या सिर्फ सरकारी खर्च का असर दिखा रहे हैं? क्या इसमें छोटे और मंझोले उद्योग, MSMEs या जो असंगठित क्षेत्र है उसकी असली हालत झलक रही है, जहां शायद ज्यादा दबाव हो? क्या ये 7.8% का आंकड़ा पूरी अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर पेश कर रहा है या ये आंकड़ा कुछ छुपा रहा है? ये बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, GDP के आंकड़े इकोनॉमी की सेहत का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताते, ये भी सच है। ये बिल्कुल संभव है कि ये आंकड़े असंगठित क्षेत्र या MSMEs की चुनौतियों को पूरी तरह न पकड़ पा रहे हों। उनका डेटा उतनी जल्दी या उतनी आसानी से मिलता भी नहीं है। और जैसा हमने देखा, प्राइवेट कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो सुस्ती है वो भी इसी तरफ इशारा करती है कि ग्रोथ शायद उतनी फैली हुई, उतनी ब्रॉड बेस नहीं है जितनी ये हेडलाइन नंबर से लग रही है। और वो डिफ्लेटर वाली बात, नॉमिनल और रियल GDP का कम अंतर, वो भी यहीं जुड़ती है शायद। हाँ बिल्कुल, वो कम अंतर दिखाता है कि ऊपरी तौर पर महंगाई कम है, लेकिन साथ ही ये कॉर्पोरेट सेक्टर की कमजोर प्राइसिंग पावर, मतलब वो कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे और उनकी धीमी कमाई ग्रोथ का भी संकेत देता है। और इसका असर आगे जाकर सरकार के टैक्स कलेक्शन पर भी पड़ सकता है, क्योंकि टैक्स तो नॉमिनल वैल्यू पर लगता है ना। अगर नॉमिनल ग्रोथ धीमी रहेगी तो टैक्स कलेक्शन पर भी दबाव आ सकता है। तो ये 7.5% की ग्रोथ जितनी आकर्षक लग रही है उतनी शायद टिकाऊ या व्यापक न हो। और इस पूरी मिलीजुली, थोड़ी उलझी हुई सी तस्वीर पर अब एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है, अमेरिका के 50% टैरिफ का। ये तो स्थिति को और मुश्किल बना सकता है। निश्चित रूप से अमेरिकी टैरिफ का खतरा बहुत बड़ा है और सारे एक्सपर्ट्स, सारे विश्लेषण इसे लेकर बहुत चिंतित हैं। ये 50% का टैरिफ अगर लगता है तो भारत की कई इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, केमिकल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब इसकी चपेट में आ सकते हैं।
और इसका सीधा असर अगली तिमाही यानी जुलाई सितंबर Q2 की ग्रोथ पर दिखेगा, वो धीमी हो सकती है। कितना असर पड़ सकता है, कुछ अंदाजा है? कुछ अनुमान ये कह रहे हैं कि इन टैरिफ से पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की जीडीपी ग्रोथ पर 0.2% से लेकर 0.9% तक की कमी आ सकती है। 0.9% तक? ये तो काफी बड़ा झटका होगा, खासकर तब जब दुनिया की इकोनॉमी पहले से ही स्लो चल रही है। हाँ बिल्कुल। इस बीच एक दिलचस्प जियोपॉलिटिकल एंगल भी आया है। जेफरीज बैंक की एक रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है। वो रिपोर्ट कह रही है कि ये टैरिफ शायद ट्रंप की कोई निजी खुन्नस का नतीजा है, क्योंकि भारत ने उन्हें शायद कश्मीर मामले में मध्यस्थता से मना कर दिया था। रिपोर्ट में ट्रंप की वो डेड इकोनॉमी वाली टिप्पणी का भी जिक्र है और कहा गया है कि भारत का ये 7.5% ग्रोथ का आंकड़ा एक तरह से उसका जवाब है। खैर, ये सिर्फ एक रिपोर्ट का विश्लेषण है, हम ना तो इसकी पुष्टि कर रहे हैं ना ही किसी का पक्ष ले रहे हैं, बस जानकारी दे रहे हैं। हाँ, ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हमेशा होते हैं और ये समीकरण को और पेचीदा बना देते हैं, लेकिन टैरिफ का जो आर्थिक असर है वो तो एक हकीकत है जिससे निपटना होगा। जहां तक भविष्य के आउटलुक की बात है, जैसा मैंने कहा, Q2 में ग्रोथ धीमी होने की आशंका बहुत ज्यादा है। एक तो टैरिफ का असर, दूसरा पिछले साल का बेस इफेक्ट ज्यादा था और शायद सरकारी खर्च भी पहली तिमाही जितना तेज ना रहे। तो क्या पूरे साल के लिए जो 7% या उससे ज्यादा ग्रोथ का लक्ष्य था वो अब मुश्किल लग रहा है? देखिए, चुनौतियां तो बढ़ गई हैं, लेकिन कुछ सोर्सेज जैसे स्टडी IQ वो अभी भी मानते हैं कि इन सब मुश्किलों के बावजूद पूरे वित्त वर्ष के लिए 7% से ज्यादा ग्रोथ हासिल करना अभी भी संभव हो सकता है। लेकिन उसके लिए कई चीजों का सही होना जरूरी है। मॉनसून का बाकी सीजन कैसा रहता है, उसका ग्रामीण इकोनॉमी पर क्या असर होता है, टैरिफ लगने के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स कितना संभल पाते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कब जान वापस आती है और अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते कैसे सुलझते हैं, ये सब देखना होगा। क्या इस मुश्किल दौर में कोई उम्मीद की किरण भी है, कोई पॉजिटिव पहलू? हाँ, कुछ उम्मीदें जरूर हैं। सबसे बड़ी उम्मीद है GST सुधारों से, जिनकी आजकल काफी चर्चा चल रही है। अगर सरकार टैक्स रेट कम करती है, खासकर वो जो 28% वाला स्लैब है उसे 18% पर लाती है, तो ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर में मांग बढ़ सकती है। इसी तरह अगर 12% वाले स्लैब को 5% पर लाया जाता है तो FMCG, कपड़े, जूते जैसी रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो सकती हैं। तो ये सुधार अगर होते हैं तो ये टैरिफ के झटके को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, और बाजार का सेंटिमेंट क्या कह रहा है? निवेशक क्या सोच रहे हैं? बाजार में एक दिलचस्प खींचतान दिख रही है। जो विदेशी निवेशक हैं, FIIs, वो शायद टैरिफ और ग्लोबल अनिश्चितता की वजह से थोड़े सावधान लग रहे हैं। उनके आंकड़े बताते हैं कि वो बाजार में मंदी की उम्मीद में शायद ज्यादा सौदे कर रहे हैं। उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो काफी कम देखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो घरेलू निवेशक हैं, DIIs जैसे म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां और हम आप जैसे रिटेल निवेशक, वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। DIIs कैश मार्केट में नेट बायर बने हुए हैं। अच्छा, तो ये जो घरेलू भरोसा है वो बाजार को एक तरह का सपोर्ट दे रहा है और बड़ी गिरावट से रोक रहा है। और हाँ, ग्रामीण मांग में सुधार के जो शुरुआती संकेत हैं वो भी एक पॉजिटिव चीज है। तो कुल मिला के कहानी काफी पेचीदा है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत ने 7.8% की एक ऐसी ग्रोथ दिखाई जिसने सबको हैरान कर दिया। ये आंकड़ा मुख्य रूप से सरकारी खर्च के भारी भरकम इंजन और सर्विस सेक्टर, खासकर सरकारी सेवाओं के दम पर हासिल हुआ लगता है। लेकिन जब हमने इस चमकते आंकड़े की परतें खोली तो कई सवाल और चिंताएं सामने आई। निजी खपत की रफ्तार धीमी पड़ रही है, कंपनियां नया निवेश करने से कतरा रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के नतीजे इस GDP ग्रोथ से मेल नहीं खाते और इन सब के ऊपर अमेरिकी टैरिफ का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक जटिल तस्वीर है। एक तरफ सरकारी आंकड़े हैं जो अर्थव्यवस्था में मजबूती का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, निजी निवेश, शायद जमीनी स्तर पर मांग, जो उतने उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ। आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच एक संभावित फासला, एक गैप सा दिख रहा है। तो हम वापस उसी बुनियादी सवाल पर आते हैं। क्या ये 7.8% की ग्रोथ असली, टिकाऊ और व्यापक मजबूती का संकेत है? क्या ये अर्थव्यवस्था की सेहत का सही आईना है? या फिर ये मुख्य रूप से सरकारी खर्च से पंप की गई एक अस्थायी उछाल है जो शायद अर्थव्यवस्था की कुछ गहराती कमजोरियों पर पर्दा डाल रही है? आने वाली तिमाहियों के आंकड़े शायद इस तस्वीर को और साफ करेंगे। क्या सरकारी कोशिशें, संभावित GST राहत और घरेलू मांग की थोड़ी बहुत मजबूती वैश्विक सुस्ती और टैरिफ के बड़े खतरों का सामना कर पाएगी, या फिर हमें हकीकत के और करीब आने के लिए तैयार रहना होगा? शायद यही वो सवाल है जिस पर आगे नजर रखनी होगी। आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा होगा और इसने आपको सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे।